नमस्कार बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम करने जा रहे हैं आपके पद्य भाग का पाठ 5, जो है एक कम कविता, और लेखक हैं विष्णु खरे। मैं एक लेखक का परिचय आपको सत्य कविता के साथ दे चुकी हूँ। तो पहले मैं कविता शुरू करने से पहले आपको सार बता देना चाहती हूँ। ये जो एक कम कविता है, इसके माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय समाज में प्रचलित जीवन शैली को रेखांकित किया है। आज़ादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहा जिसकी आज़ादी के सेनानियों ने कल्पना की थी, या यूँ कहें कि पूरे देश में आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोहभंग हुआ। यह कहना ज़्यादा बेहतर है कि पहले हम दूसरे देश के लोगों द्वारा चले जा रहे थे और अब अपने ही लोगों के द्वारा चले जाने लगे। परिणाम क्या हुआ कि आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता का स्थान धोखाधड़ी, आपसी खींचतान ने ले लिया और नितांत स्वार्थपरकता का माहौल बनता चला गया। स्थिति बद से बदतर होती गई। पूरे देश का, या यूं कहें आस्थावान, ईमानदार, संवेदनशील जनता का मोहभंग हुआ और ये पतनोमुख अभी तक जारी है। तो चलिए करते हैं व्याख्या। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब कोई आगे हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। मानता हूँ कि हाँ, मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोड़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज। प्रसंग आप वैसे ही लिखेंगे कि प्रस्तुत जो पद्यांश है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 एक कम कविता से उद्धृत है। रचयिता विष्णु खरे जी हैं और इसमें कवि ने स्वतंत्र उत्तर भारत की भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है कि जो आज की स्थिति में ईमानदार लोगों की स्थिति वो है खराब होती जा रही है। तो कवि क्या कहता है, देखिए व्याख्या। आज़ादी के बाद 1947 यानी आज़ादी के बाद लोगों के जीने के तरीकों में बदलाव आ गया है। कवि ने बहुत सारे लोगों को कई तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है। कहने का तात्पर्य है कि आज़ादी के बाद अमीर तथा प्रभावशाली बनने के लिए छल, कपट, शोषण, लूट, बेईमानी जैसे अनेक तरीके अपनाए गए हैं। अब वो क्या कह रहा है, वो आगे कह रहा है कि उसके सामने 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए जब कोई हाथ फैलाता है तो वह जान जाता है कि उसके सामने कौन है, या तो एक ईमानदार औरत है, या आदमी है, या बच्चा खड़ा है। दूसरे शब्दों में कवि ये बता रहा है कि ईमानदार को जीवन निर्वाह के लिए भीख मांगने पर विवश होना पड़ रहा है। कवि स्वयं को क्या कहता है, लाचार मानता है। मानता हुआ कि हाँ, मैं लाचार हूँ, तो वह स्वयं को लाचार मानता है। वह स्वयं को कंगाल या कोड़ी मानता है क्योंकि वह उनकी सहायता नहीं कर सकता। वह स्वयं को कामचोर, मामूली, धोखेबाज भी मानता है, जो उन ईमानदार लोगों में शामिल ना हो सका, चाहे वह स्वस्थ ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर कवि का मानना है कि ईमानदार और प्रश्मी लोगों को शोषकों और धोखेबाजों का कोपभाजन बनना पड़ता है, क्योंकि ईमानदारी और श्रमजीवी जो हैं वो उनकी राह में बाधा बनते हैं। तो देखिए दूसरा आगे। लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी मैंने अपने को हटा लिया है हर ओर से। होड़ होती है प्रतिद्वंदिता। मैं तुम्हारे विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। अब वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ किसी दौड़ में शामिल नहीं हूँ। होड़ प्रतियोगिता, आश्रित किसी के सहारे, निर्लज यानी जिसमें शर्म ना हो, लज्जा रहित,
एक और वर्ड है इसमें निराकांक्षी, अर्थात इच्छा रहित, जिसमें किसी चीज को पाने की इच्छा ना हो। प्रतिद्वंदी, विपक्षी, विरोधी। निश्चिंत, कहता मेरी तरफ से तुम बेफिक्र हो सकते हो, चिंता रहित। अब इस पहरे में कवि क्या कह रहा है? कवि अपने बारे में बताता है कि वह ईमानदारों के लिए कुछ नहीं कर सकता। वह उनके लिए संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित है। आश्रित होना, निर्भर होना। वह उनके सामने निर्लज, नंगा और निराकांक्षी है, क्योंकि वह ईमानदार और गरीबों की मदद नहीं कर पा रहा है। कितने मैं शर्मसार हूँ, मैं अपने आप को नंगा महसूस कर रहा हूँ, मेरे अंदर कोई इच्छा ही नहीं रही, क्योंकि मैं तो उन लोगों की मदद नहीं कर पा रहा। अब कवि ने नैतिक और मानवीय मूल्यों से रहित लोगों के रास्ते से स्वयं को हटा लिया है। वह ऐसे लोगों से प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता। वह कहता है कि ऐसे लोगों का साथ देकर उनके अमानवीय और अनैतिक कार्यों में साझीदार नहीं बनना चाहता। तो ऐसे लोग कवि को कुछ दें या ना दें, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे लोगों के लिए कवि बाधक नहीं बनेगा। ये लोग कवि की तरफ से निश्चिंत रह सकते हैं। तो देखिए अगला, इसमें जो शिल्प सौंदर्य है ये आपको पता ही है, नंगा, निर्लज, निराकांक्षी, अनुप्रास अलंकार है, हटा लिया हर ओर से, अनुप्रास, कम से कम, अनुप्रास। तो इस तरह से आपने इसमें से अलंकारों को और जो इसकी शिल्प सौंदर्य है, विशेष सौंदर्य है, उसको स्पष्ट करना है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। धन्यवाद।